हेलो बच्चों। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन मेरा मानना यह है यार कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले राउल्ट्स लॉ के ऊपर एक कंसेप्ट और होता है जो कि न्यूमेरिकल करने में बहुत जरूरी होता है। मेरा मानना है पहले हम उसको समझ लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो शुरुआत होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह का एप्लीकेशन आप मान सकते हो राउल्ट्स लॉ का। पिछली क्लास में भाई जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में दिख जाएगा। और पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन लाइक आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, उनके बाइनरी ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, एक बात और मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, राउल्ट्स लॉ और उसके आगे से आपका जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि यार यहाँ से अब न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्कूल के एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। मतलब ऐसा मत सोचना कि यार अगर जो लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एम कुछ और होगा, यार हमको खाली पहले बोर्ड देखना है, तो बोर्ड में भी राउल्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और न्यूमेरिकल बनाना ही होगा मुझे, तो मैं बोर्ड के लिए भी, इवन एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए राउल्ट्स लॉ के। तो उनको समझने के लिए कंसेप्ट जो है वो मैं भी समझा रहा हूं आपको कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए कंसेप्ट क्या लगाना पड़ता है। देखो भाई, शुरुआत अपन करेंगे वही पुराने घिसे पिटे राउल्ट्स लॉ से। पी ए, अच्छा याद रहे भाई, ए क्या था? सॉल्यूट। बी क्या है? सॉल्वेंट। तो भाई ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे और इस बात को हमने बिल्कुल क्लियर बात में याद रख लिया था कि अगर कभी भी आपसे ए और बी बोला जाए तो ए क्या रहेगा? सॉल्यूट, और बी क्या रहेगा? सॉल्वेंट। तो पी ए क्या हुआ था? पी नॉट ए टाइम्स एक्स ए। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ऐसे ही पी बी क्या हुआ था? पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी। और पीटी अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर का जो लॉ था उसके हिसाब से पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाता है। अब बोलो सर यहां तक तो हमको भी पता है, आप कुछ नया बताने वाले थे आज और आपने बोला था और आप पुरानी बातें बता रहे हो, तो जो पुरानी बातों से अपन कंटिन्यू करेंगे ना नई बातों पे, तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, अब यहां पर आप क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक मिनट, हम जानते हैं बाइनरी सोल्यूशन में माने कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 होगा ही होगा। तो क्या मैं यहां से एक्स ए को ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी? लिख सकते हैं ना। अब इसी एक्स ए की वैल्यू को मैं यहां पुट करूं, कैसे? ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी। अब देखो, अभी मैं बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए। तो क्या मैं यहां से पीटी कैसे लिख सकता हूं? ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहां पर, तो पीटी हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स एक्स बी प्लस पी नॉट ए। अब बोलो सर वैसा ही तो लिखा था, आपने रीअरेंज क्यों किया? भाई इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा आपको मैं। देखो, इस पीटी को आप मान लो y। क्यों मान लो y? याद करो अपना बाइनरी ग्राफ, ये है अपना बाइनरी ग्राफ। y एक्सिस पे क्या था? वेपर प्रेशर। पी टोटल क्या है? टोटल वेपर प्रेशर, तो उसको मान लो y। एक्स एक्सिस पे क्या था? मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर भी ये एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। इस एक्स बी को मैंने क्या माना है? एक्स। ये पी नॉट ए, आपका ग्राफ शुरू यहां से होता था पी नॉट ए से पी नॉट बी की ओर। यहां एक्स ए इज इक्वल टू 1 था, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहां एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू
वन था आपका ग्राफ पी नॉट ए से पी नॉट बी की हो जाता था इंक्रीजिंग इस तरह का, ये पीटी का ग्राफ था, ये पी ए का ग्राफ, ये वाला ग्राफ पीबी का ग्राफ, ये तो सबको याद होगा, पिछले वाला क्लास लेक्चर आप सबने समझा था इस चीज को। अब जरा ध्यान दो, तो यहां पर ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एम है, एम माने की स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बेसिकली इसको हम कहते थे स्लोप। तो ये p नॉट b माइनस p नॉट a और x2 माइनस x1 माने 1 माइनस 0। यार कोई फर्क पड़ेगा अपॉन 1 लिख दूं या नहीं लिखूं? तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx, और ये क्योंकि ग्राफ p नॉट a से शुरू हो रहा है, c, जो मैथ्स वाले होंगे जिन्होंने 11th में मैथ्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, सबको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। यही आपका कारण है कि पी टोटल का ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो भाई देखो, y एक्सिस पे पी टोटल, y एक्स एक्सिस पे x, ये ग्राफ आपको लग रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ। जो बायो वाले हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आती, यार क्या है स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी भूत बला बता रहे हो आप हमको। तो बच्चे उसके लिए आप बस याद रखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y पे वेपर प्रेशर, x पे मोल फ्रैक्शन, इसको बोल दो m, इसको बोल दो c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कैसी इक्वेशन दिख रही है आपको? ये आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन से आप तीन बातें कंक्लूड कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है याद रखना। आप सभी को अगर ये ग्राफ याद होगा तो मैं इसको रब करता हूं। इस चीज से, यानी इस इक्वेशन से आप तीन कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कि हमेशा पी टोटल वर्सेस एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कंक्लूजन नंबर 1 क्या होगा? पीटी वर्सेस एक्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, किसके लिए? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पहला कंक्लूजन ये निकल के आया, नोट कर जाओ बच्चों, मैं वहां पर रब करूंगा उसको और फिर सेकंड कंक्लूजन लिखूंगा यहां पर। मैं जो भी नोट्स बना रहे हैं वो बच्चे पहले नोट कर लो, पीटी का ग्राफ एक्स के साथ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो कंक्लूजन नंबर दूसरा, वो कंक्लूजन ये कहता है कि पीटी कैन ऑलवेज बी expressed and calculated in terms of mole fraction of एनी वन कॉम्पोनेंट। टोटल प्रेशर को आप क्या कर सकते हो? किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। ये एक्स बी के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में आप यहां पर डायरेक्टली हमेशा लिख सकते हो किस चीज को? टोटल वेपर प्रेशर को लिख सकते हो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। ये हो गया सेकेंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन, पीटी will vary with increase or decrease in concentration of solute या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो भाई, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं। यार देखो, कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, या तो कुछ कंपोनेंट होते हैं वोलेटाइल और कुछ होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन वाले कंपोनेंट। तो अगर मान लो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सिर्फ एक के टर्म्स में बात है भाई, मैंने अभी बताया आपको, टोटल प्रेशर को आप किसी एक के टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो।
तो भाई ये जो एक्स ए है, अगर मान लो ए कंपोनेंट जो है वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, ज्यादा वोलाटाइल है, तो अगर उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो यार वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर मैं कहता हूं कम वोलाटाइल होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है, वोलाटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तीन हमने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। समझ में आ गया सभी को ये बात? अब इसको मैं रब करता हूं। अब बच्चों यहां देखेंगे हम, तो यहां से एक बात और भी निकल कर आती है कि वेपर फेज में क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भाई एक बात बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। ये पी ए क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन कौन सा फेज, वेपर फेज। ये पी नॉट ए क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ये एक्स ए क्या है, बहुत ध्यान से सोचना और याद करना भाई कि एक्स ए मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट वेपर फेस में कितना होगा, तो अब आप बोलोगे सर जितना आपका सॉल्यूशन में था उतना ही वेपर फेस में आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि दो थप्पड़ मार दूंगा मैं अभी इस बात पे। क्यों मार दूंगा, अरे 2 मिनट पहले मैंने बताया भाई वेपर फेस में कन्वर्ट होना जो है वो डिपेंड करेगा वोलेटिलिटी पे। अगर सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर फेस में कन्वर्ट होगा, अगर सब्सटेंस कम वोलेटाइल है तो कम वेपर फेस में कन्वर्ट होगा। तो हमेशा हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लो, कहीं पर स्टार बना के नोट लिख लो और इस नोट पे 2000 रुपए चिपका दो। ऐसे स्टार बना के यहां पर लिखोगे नोट और उस पर कितने रुपए चिपकाओगे, 2000 रुपए। अरे बहुत महंगा नोट है भाई। एक्चुअली ये नोट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि 90% लोग ना इसमें गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं मोल फ्रैक्शन दिखा, अरे एक्स ए फटाक से लिख दो। अरे आलसियों, गधों, एक्स ए को ऐसे कैसे लिख दोगे तुम लोग। सबको नहीं बोल रहा हूं, जिनको पता है या फिर जो जानते हैं या जो आज पढ़ लेंगे वो अब गधे नहीं रह जाएंगे। जो गलती करते हैं मैं उनको गधा बोल रहा हूं भाई, बुरा मत मानिएगा इस बात का। पर यार मोल फ्रैक्शन ये सोल्यूशन स्टेट वाला है, ये कौन से स्टेट का है, सोल्यूशन स्टेट का। यहां पर आपसे कौन से स्टेट का पूछ रहा है, वेपर फेस का पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, होशियारों, देवियों एवं सज्जनों, भाई मेरे ये नोट आपके लिए बहुत जरूरी है कि मोल फ्रैक्शन in vapor phase depends on volatility of that component। ठीक, वेपर फेस पे वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन। और हां ये इक्वल भी हो सकता है और मोर या लेस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी कितनी है उसकी। तो भाई ये नोट मैं वो हिसाब से सबने लिख लिया होगा। तो बच्चे अब आगे समझेंगे हम कि वेपर फेस में क्या होगा। देखो भाई पी ए तो वैसे ही रहेगा, पी ए क्यों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेस, ये तो था ही। अब ये प्रोपोर्शनल होगा वाई ए से। वाई ए क्या है, वाई ए है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेस। सो यहां से मैं लिख सकता हूं पी ए, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए पी टी टाइम्स वाई ए एंड सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी टी टाइम्स वाई बी। ये जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशन आपके कब लगाने हैं, आपको वेपर फेस पे लगाने हैं। जब वो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में
व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तब आप इस रिलेशन से काम करेंगे, ना कि इस रिलेशन से काम करेंगे। तो राउल्स लॉ वेपर फेज भी लगता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है, इसीलिए यहां पर एक्स ए मैंने दोबारा नहीं लिखा, वरना क्या हो जाती कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने यहां पर उसको एक नए एक्सप्रेशन से डिनोट किया, जिसका नाम था वाई ए। क्लियर हो गया सभी को ये कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम एक क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये कहता है कि वेपर प्रेशर जो है प्योर क्लोरोफॉर्म का और CH2Cl2 का 298 केल्विन पे दिया हुआ है, कितना 200 और 415 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। भाई इन दोनों का अपना अपना दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर किसका, सोल्यूशन का, जो कि बना जब आपने 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को आपस में मिक्स किया एट 298 केल्विन। और सेकंड वाला पार्ट आ गया, कौन सा पार्ट, जो अभी पढ़ाया वेपर फेस वाला। भाई मोल फ्रैक्शन आपको बताना है दोनों किसी भी दोनों कंपोनेंट का बेसिकली, किसमें, लेकिन वेपर फेस में। चलिए सोल्यूशन पे ध्यान देंगे बच्चे, हम पहले एक बार देखते हैं। देखिए पहली सबसे बड़ी बात तो ये दिया आपको, ये क्या दिया है, पी नॉट ए या पी नॉट ए, इसको किसको बोलो, आपको पहले निकालना पड़ेगा कौन सा सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, वो निकालते हैं अभी हम। दूसरी चीज एक्स ए चाहिए आपको, तभी तो पी ए निकाल पाओगे, तभी पी टोटल निकाल पाओ। कुल मिला के भाई सीधी सीधी बात ये है, आपको मोल फ्रैक्शन से पहले निकालना पड़ेगा इन दोनों कंपोनेंट का। सबसे पहला काम क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन दोनों कंपोनेंट का, किसमें, इन सोल्यूशन, क्योंकि पहला पार्ट सोल्यूशन के लिए है, पहला पार्ट सोल्यूशन के लिए है, दूसरा पार्ट वेपर फेस के लिए है। पहले तो हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले पार्ट के सोल्यूशन के लिए हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन। तो भाई आपको पहली चीज आप समझेंगे कि गिवन क्या क्या है आपको, CHCl3 कितने ग्राम, 25.5 ग्राम, डाइक्लोरोमीथेन कितने ग्राम, 40 ग्राम। ये तो गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। अब क्या निकालो आप, पहले निकालो आप मोलर मास ऑफ CHCl3। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, देखो 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन का मास 35.5, ये कितना हो जाएगा 106.5। अरे कैलकुलेट करो, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। ये हो गया 106, 107, 108, 109, 119.5 ग्राम पर मोल। और ऐसे ही सिमिलर तरीके से मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना निकलेगा, अगेन 12 प्लस 2 प्लस 71, क्लोरीन 35.5 का डबल 71 होता है, 71, 73, 75, 10, 85 ग्राम पर मोल। अरे कोई भी बहुत बड़ी गणित नहीं लगाई है, ये सिंपल सिंपल ऐड किया है मैंने। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। पहले किसके निकालोगे, CHCl3 के, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन वेट यानी 25.5 अपॉन मोलर मास 119.5। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आएगा 0.213 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा 40 अपॉन 85, ये आता है 0.47। तो बच्चे अब बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किसके हैं, CH2Cl2 के। नंबर ऑफ मोल्स कम किसके हैं, क्लोरोफॉर्म के। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से जज कर सकता हूं सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट क्या होता है A, सॉल्वेंट क्या होता है B। सॉल्यूट है मेरा यहां पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सॉल्वेंट है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अरे दिख भी रहा है ना, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, डाइक्लोरोमीथेन के, इसलिए वो
सॉल्वेंट है। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं सर एक बात बताओ, तो शुरू में ही दिया वो ज्यादा अमाउंट डाली आप 40 ग्राम इसकी। यार 40 ग्राम डाली, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हो सकता था भाई ज्यादा या कम निकल जाते। वो डिपेंड करता है कि इस पे भाई आपके मोल आपको निकालने पड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके मोलर मास पे। तो जरूरी नहीं है हमेशा जो चीज ज्यादा दी हो वो हमेशा सॉल्वेंट ही हो। अमाउंट में नहीं, आप मोल्स निकालिए, जिसके ज्यादा मोल्स हैं वो सॉल्वेंट है। अमाउंट वाली गलती मत करना यार। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिख रहा है यार ज्यादा अमाउंट वाला ही आपका सॉल्वेंट बना, लेकिन ये हर क्वेश्चन में कंपलसरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई पहले मोल निकाल लो, जिसके ज्यादा मोल वो सॉल्वेंट। आप सभी जानते होंगे क्लास 11th में आपने पढ़ा था बेसिक सबसे फंडामेंटल यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल्स होती है। वेट नहीं करना आपको, तो अमाउंट देखना है ना। जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। तो अमाउंट देखने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। प्लीज ये गलती मत करना कि वेट देखा, अरे वाह 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 मजा आ गया 40 ग्राम, अरे जल्दी जल्दी सॉल्वेंट है सॉल्वेंट है। कहीं नहीं होता। आप एक बात याद रखो, इस बात को, वेट ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा या कम होंगे। तो बच्चे इस बात को, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन करी। वरना आप बोलो सर आप बात बताओ, वो तो साफ साफ दिख रहा था आपने फालतू इतना सारा कैलकुलेशन किया। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये एक जनरल चीज है जो कि हर क्वेश्चन में आपको करनी ही करनी है। ठीक है, चल अब हम निकालते हैं, एक काम करते हैं, एक्स ए। ए क्या है, क्लोरोफॉर्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालिए, वो कितना होगा 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47। ये हो जाएगा 0.213 अपॉन 0.683। ये आपका होगा 0.312। अप्रॉक्स निकाल रहा हूं बच्चे, लगभग ऐसा कुछ आएगा आपका। और ऐसे ही सेम तरीके से एक्स बी क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर से वही करेंगे 0.47 अपॉन 0.683। अरे नहीं करेंगे बच्चे, एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, और डायरेक्टली आप इसको एक्स बी निकाल सकते हो। कैसे, 1 माइनस 0.312, यह जाएगा 0.688 मोल फ्रैक्शन बी का, और ये है 0.312। भाई कई लोग बोलेंगे सर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए अप्रॉक्स लिख देता हूं मैं, आप भी खुश हो जाइए। चलिए, ये वाला पार्ट में उम्मीद है तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए भाई, आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। अब याद करो पी टोटल का फॉर्मूला क्या था। आपको तो वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक, मेरे को उससे मतलब नहीं है कि एक बात बताओ पी ए कितना है, पी बी कितना, पूछा ही नहीं है। मैं क्यों मेहनत करूं पी ए और पी बी में। मेरे से सिर्फ क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर। वीपी मतलब वेपर प्रेशर, तो वीपी का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। पीटी क्या होता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स एक्स बी। अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था। अब भाई जो लोग ज्यादा होशियार होंगे बोलेंगे सर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बिल्कुल सही है, आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ, ये है पी नॉट ए, ये है एक्स ए, ये है पी नॉट बी, ये है एक्स बी। आप बार बार इतने बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे क्या यार, एक ही बार में निपटाओ, खत्म करो उसको, क्यों अपन इतना अपना काम बढ़ाएं। तो वैसे भी आंसर सेम आएगा, ऐसे भी आंसर सेम आएगा, पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होती है। इसका मतलब ये नहीं पिछला फॉर्मूला गलत है, पिछला फॉर्मूला भी सही है। आप चाहो तो Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लगा सकते हो, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। जो मेरे महावीर योद्धा लोग हैं जिनको कैलकुलेशन करने में खूब मजा आती है, भाई सेकंड फॉर्मूले से कर लेना आप। मैं थोड़ा आलसी किस्म का इंसान हूं, मैं तो आसान रास्ते ढूंढूंगा।
और आपको भी बताऊंगा आसान रास्ते। देखो, आलसी बनने में समय बचता है, सीधी सीधी बात है। और जिसके पास समय होता है वही तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालता है, वही तो युद्ध जीतता है। ठीक है, तो भाई ये पी टोटल आप निकालेंगे हम, तो वो कितना आएगा, पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है आपका 200। देखो भाई, ए ये किसके लिए हो गया, बी के लिए, क्योंकि से मेरा ये क्या है ए, ये क्या है बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इनका नामकरण हो चुका है। अब बार बार CHCl3 और CH2Cl2 नहीं लिखेंगे अपन, ए और बी के टर्म से बात करते हैं ना। प्लस 415 माइनस 200 एक्स बी कितना है 0.688। कैलकुलेशन के लिए इसको 0.7 अप्रॉक्स भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 200 प्लस 415 माइनस 200 इज 215 इंटू 0.688। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 348 mm ऑफ Hg आएगी। ये फिर से मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, ये अप्रोक्स वैल्यू है। अच्छा हाँ, आईसीएससी वाले जो मेरे बच्चे होंगे भाई, आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप ये अप्रोक्स ऐसे लिख के पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, आप तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो डेसिमल की 3rd प्लेस तक। सीबीएसई वाले जो हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं, जुझारू छात्र हैं, भाई आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैलकुलेटर देखना भी अलाउड नहीं है, पाप है पाप। तो भाई ये बात याद रखना कि आपको यहां पर ये जो चीज मिल रही है टोटल प्रेशर, इस टोटल प्रेशर के बारे में आप एक बात याद रखना, ये अप्रॉक्स वैल्यू सीबीएसई वाले अपने बोर्ड में लिखें चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको 4 आंसरों में से एक आंसर निकालना होगा, या फिर जो एडवांस वाले जो है जेडब्ल्यू एडवांस वगैरह में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो इंटीजर टाइप होते हैं, मतलब एक इंटीजर में आंसर निकल आता है। खैर उसके बारे में हम डिस्कस अलग से करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा मैं। अच्छा 348 mm ऑफ Hg ये आपका है अप्रॉक्स में। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि टोटल वेपर प्रेशर आ गया 348 mm ऑफ Hg। हो सकता है डेसिमल का इधर उधर हो, आईसीएससी वाले बच्चे भाई देख लेंगे इस चीज को, कैलकुलेटर आपके पास है मेरे पास नहीं है अभी। चल, तो भाई ये तो हो गया आपका पहला पार्ट खत्म, ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। अब अपन आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। यार अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज जो पूछा गया है, तो पहले आप क्या निकालो, पहले तो आपको पीए निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीए चाहे लिक्विड सॉल्यूशन के फेज में देख लो, चाहे आप वेपर फेज में कैलकुलेट करो, पीए तो हमेशा सेम रहेगा और पीबी भी हमेशा सेम रहेगा। पीए क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी क्या होगा पी नॉट बी एक्स बी। पीए पी नॉट ए 200, एक्स ए कितना था 0.312, 200 इंटू 0.312 कितना हो जाएगा 62.4 mm ऑफ Hg। वैसे ही Pb कितना होगा, तो P नॉट बी की वैल्यू कितनी है 415, XB की वैल्यू कितनी है 0.688, और इसको कैलकुलेट करने से 285.5 mm ऑफ Hg। ये Pa आ गया, ये Pb आ गया। अब फिर से अगली बात, फॉर वेपर फेज Pa कितना होता है Pt टाइम्स Ya। भाई वेपर फेज कैलकुलेशन याद करो, Pa कितना है 62.4, Pt कितना आया है 348 टाइम्स Ya, तो Ya कितना हो जाएगा 62.4 अपॉन 348, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.18। फिर से मैं लिख रहा हूं बच्चे अप्रॉक्स, और सेम तरीके से YB कितना आएगा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 माइनस Ya, मोल फ्रैक्शन की बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी,
1 माइनस 0.8, ये आ जाएगा 0.82 अप्रॉक्स। तो बच्चों एक बात अब फिर से गौर करो, जरा सा गौर करना और ध्यान देना, पुरानी बातों पर अपन ध्यान देते हैं। एक्स ए कितना था, ये देखो ये 0.312, वाई ए कितना है 0.18, एक्स बी कितना था 0.688, वाई बी कितना है 0.82। यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरा जो बी यानी कि सॉल्वेंट है वो ज्यादा वोलाटाइल है, वो ज्यादा वेपर फेस में कन्वर्ट होता है, जबकि सल्यूट जो है वो कैसा है, लेस वोलाटाइल। ठीक, मैं इस जगह से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करूंगा कि B is more volatile than A। हमेशा याद रखना, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका कंपोनेंट वेपर फेस में उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर से एक स्टार बनाएंगे और अब की बार ये है आपका 500 रुपए के लिए नया नोट। ये कहता है हायर द volatility of a component higher will be its concentration in कौन सा फेस, वेपर फेस। इंक भी खत्म हो गई। चलिए, तो यहां पर हो जाता है हमारी आज की बात खत्म। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपसे कुछ एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इस पे, फिर हम आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। बच्चों एक बात और यार, यूट्यूब चैनल भी है अपना भाई, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें कई सारी ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो कि अभी आपको ऐप पे नहीं मिलने वाली हैं। जैसे कि मैं वहां पर एक क्रैश कोर्स की वीडियो बना रहा हूं, और क्रैश कोर्स क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकल कोर्स की वीडियोस मैं भी बना रहा हूं, एडिटिंग चल रही है उस पे भी। उसमें आपका क्या होगा, पूरे सेट ऑफ सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम टारगेट ये कर रहे हैं कि लगभग पर चैप्टर, मतलब कम से कम मैं ये टारगेट कर रहा हूं पर चैप्टर 200 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। यहाँ पर 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है, जिनको लगता है कि यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक्स नहीं आ रही हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं आते, आते होंगे, और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते अच्छे से आते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन इफ इन केस भाई कभी कभी क्या होता है ना, ट्रिक्स नहीं आपको क्या बोलते स्ट्राइक करती है, क्वेश्चन की वैरायटीज भी समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यही एक क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको जो आज पढ़ाया वो नहीं पढ़ाता तो आप डायरेक्टली, आज के जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, ये वेपर फेस में एक्स ए और एक्स बी लिख के चले जाते, और वो देख रहे हो कितनी बड़ी गलती होती, 0.312, 0.8, 28, 285, 0.688, 0.82। तो बच्चों उसके लिए मैं एक वो सेक्शन भी बना रहा हूं, तो बच्चों यूट्यूब चैनल पे जाइए, इंपल्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि वो सारी प्लेलिस्ट भी आप देख सकेंगे यूट्यूब पे। सेकेंड थिंग ये है कि किसी को कोई भी डाउट लगता है, जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, बच्चे आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 7089212222 7089212222। मेरा नाम सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते जो उनको बता दूं, रवि सर, मेरे को सब लोग प्यार से मुझे सब रवि सर बुलाते हैं, मेरा पूरा नाम रवि शुक्ला है। चलो, तो भाई ये मेरा नंबर है 7089212222। बच्चे आप इस नंबर पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आप कॉलिंग तो बहुत आसान मेथड हो गया आपके लिए पहुंचने का। इसी सेम नंबर से मैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा। हमारे इंपल्स एकेडमी का इंस्टा पेज भी है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करो, उस पे आप मैसेज भेज सकते हो। मेरी पर्सनल आईडी रवि शुक्ला 19 है, उस पे आप मैसेज भेज दो मुझे। फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करो, फेसबुक मैसेज डाल दो, मेरे पर्सनल फेसबुक मैसेज डाल दो। आपको डाउट्स है तो आई एम अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब में बस नहीं था, वहां भी आ गया हूं मैं। तो भाई अब आपके पास रास्ते इतने हैं कि पढ़ाई करो,
अच्छे से और ईमानदारी से पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब भी दिक्कत आए रात 11 बजे से पहले, पूरा दिन आपके पास सुबह 5:30 से लेकर रात 11 बजे से पहले आप मुझे इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप पिंग कर दो, इंस्टाग्राम कर दो, आप मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, आपके सारे डाउट्स ऑन स्पॉट देन एंड देयर क्लियर कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, कभी कभी ऐसा हो सकता है जब मैं जैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मेरे फोन में शायद फोन आ रहे होंगे, मुझे पता नहीं है, तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उस टाइम ड्यूरिंग भाई मेरा फोन नहीं उठता है, तो इस बात का बुरा मत मानिएगा, मैं उस समय थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ आपके लिए। तो उस टाइम के लिए आप मैसेज बस ड्रॉप करके छोड़ दो, जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा आपको सेम टाइम पे आंसर, आपका क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। कई कई बार मैं रात के 2-2 3 3 बजे भी आंसर देता हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं है, आप जब भी चाहें तो आप आंसर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई डाउट ऐसा अगर बहुत बड़ा डाउट होगा तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको कमेंट भी करके दे दूंगा कि बच्चे आपको वीडियो भी है, आप चाहो तो इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अच्छा हाँ, YouTube पे भी जाके अगर आप कमेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं लेक्चर चैनल, आप वहां जाके कमेंट करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए कि आपके उस चैनल पे ये वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे बेनिफिट सभी का होना है। देखो क्या होता है कि यार अपन पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों तक मेरा ये पढ़ाया हुआ पहुंचे, इसी रिगार्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलो तो अब हम आगे अगली क्लास में मिलेंगे, एक और नया कंसेप्ट, एक और नया न्यूमेरिकल, और साथ में हाँ अब की बार प्रॉमिस पक्का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।